फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो, ये सभी का हालचाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 71 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और हमारा जो प्रैक्टिस चल रहे हैं एमसीक्यूज वाले, उसका पार्ट नंबर 27 आज हमें स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से इनकम टैक्स के ना 35 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बैलेंस 35 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर जो हमारे जीएसटी के 30 क्वेश्चन बचेंगे ना, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर दिसंबर 19 वाला पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो मेरा दिसंबर 19 वाला पेपर पूरा होगा ना, उसके बाद फिर हम क्या डिस्कस करेंगे उसकी एक मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आपके जितने भी एमसीक्यूज है ना वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स अभी तक तो हमने मिक्स एमसीक्यूज किए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं, जिसमें आपको ये लगे कि वाकई ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है जी। बाकी मिसलिनियस चैप्टर की नॉर्मली रिवीजन हमने कर ली है। ये वाले टॉपिक जो हमारे जून 15 से लेके दिसंबर 19 तक के ऑलमोस्ट पेपर हमारे हो चुके हैं। तो बस ये लगा लो कि अब हमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट सेशन जो मेरा जीएसटी का होगा, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करके बता दूंगा कि अगले स्टूडेंट दरबार जो होंगे वो हमारे किसके ऊपर होंगे। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब लास्ट सेशन में ना मेरे ख्याल से 35 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो मुझे लग रहा है। अब जो बैलेंस 35 इनकम टैक्स के बचे हैं वो आज हमें कंप्लीट करने हैं। ओल्ड सिलेबस का पेपर है बट करने सबने हैं। जो क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस वाला होगा स्पेसिफिकली अलग से बता दूंगा, भैया ये ओल्ड सिलेबस वाला है, ये आपने नहीं करना। और बाकी डिडक्शन की क्लास आपने रिवाइज कर ली होगी। उम्मीद करता हूं डिडक्शन की क्लास के बाद जो भी क्वेश्चन डिडक्शन वाले होंगे ना, उसमें अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पे देखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा ना कैपिटल गेन के चैप्टर का है। अब याद करो, कैपिटल गेन के चैप्टर में ना एक सेक्शन 47, अगर आपको ध्यान रहा 47 था। सेक्शन 47 में लिखा था सर्टेन ट्रांजैक्शन नोट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इट मींस कुछ ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानते, और जो भी ट्रांजैक्शन 47 में कवर होती है अगर उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब ये 36 और 37 ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये सेक्शन 47 के ही है। एक बार चेक करना यहां पे क्या लिखा हुआ है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, रिचर्ड एक्वायर 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन टेरी लिमिटेड ऑन 10th April 16, 1,32,000. He received 10,000 equity share of 10 each on conversion of preference share into equity share. उसकी एफएमवी दी हुई है 2,20,000 पे, इंडेक्स रेट दी है, वो कह रहा है कैपिटल गेन निकाल। तो भैया कैपिटल गेन कितना आएगा? आंसर नील आएगा। आंसर नील क्यों आएगा? बच्चा ये बात कह रहा है सर यहाँ तो इंडेक्स अगर करेंगे तो इंडेक्स के बेस पे तो कैपिटल गेन आएगा ना, वैसे कैपिटल गेन आएगा, वैसे कैपिटल गेन आएगा। बट प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, सेक्शन 47 ये बात बोलता है, इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अब सोच के बोलना, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा, बट कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए इनकम टैक्स में हमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं लगानी। रीजन मीन क्योंकि सेक्शन 47 में ये कन्वर्जन ट्रांसफर ही नहीं है। तो अगर आपके पास बुक होगी, किसी भी ऑथर की होगी, चाहे मेरी होगी चाहे कोई भी ऑथर की होगी, सेक्शन 47 में एक बार देख लेना कि अगर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और अगर ये ट्रांसफर नहीं बनेगा तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। अब देखो एग्जाम देने वाले ने कितना कंफ्यूज कर दिया। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इंडेक्स रेट दिए हैं, यहाँ पे एफएमवी दी है, परचेज प्राइस दी है, वो कैपिटल गेन निकाल देगा। बट एक बात ध्यान देना सर, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया और उसने ये बोला कि भैया प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, इस कन्वर्जन पर कैपिटल गेन निकाल, तो आंसर इज नील, क्योंकि ये कन्वर्जन ट्रांसफर में ही कवर नहीं है, और अगर ट्रांसफर में ही कवर नहीं होगा तो उस केस में कैपिटल गेन की बात भी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 37 पे आओ। ये क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है सर, ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है, एक बार चेक करना।
क्लीन एयर प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, एक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, इज नॉट लाइबल टू पे कैपिटल गेन ऑन द कन्वर्जन, इस कन्वर्जन पर वो कह रहे हैं कि वो कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करेगी इफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्जन टेक प्लेस डज नॉट एक्सीड दैट इज 5 करोड़। याद करो ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने बुक भी खोल के दिखाई थी, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। ये देखो ध्यान से, ये बुक आपके पास होगी ना, इनकम टैक्स की मेरे वाली बुक आपके पास होगी। ये देखो जी, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, क्या लिखा हुआ है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। देखो सेक्शन 47, इसको हम क्या नहीं मानते, ट्रांसफर, तो उस केस में कैपिटल गेन की बात भी नहीं होगी। अब यहां पे एक बार ना कंडीशन नंबर 3 देख लो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी टोटल वैल्यू जो एसेट की है वो पिछले 3 साल में कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब जाके 47 में कवर होगा। अगर वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर होगी तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो इट मीन अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है और उसकी एसेट की वैल्यू पिछले 3 में से किसी भी साल 5 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट अगर वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर होगी तो उस केस में कैपिटल गेन लग जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो उसने मुझसे पूछा ही क्या है कि भैया वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भैया 5 करोड़ से कम होनी चाहिए या 5 करोड़ तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये सेक्शन 47 के हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आओ जी, अगला क्वेश्चन हमारा अदर सोर्स का है। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, एक आपने कैपिटल गेन में ना सेक्शन किया होगा, सेक्शन 51, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 51 किसका था, थोड़ा सा याद करवा दूं। हाँ नहीं, 51 किसका था, एडवांस मनी फॉरफिटेड, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। जब मैंने कहा था सेलर और बायर का एग्रीमेंट होता है और बायर उसको एडवांस मनी देगा, और अगर सेलर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में बायर को डबल बयान, मतलब सेलर को डबल बयान देना पड़ता है, और अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर एडवांस मनी फॉरफिट कर लेता है, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार आपने देखा भी होगा, जिसको हम बोलते हैं उसने हमारा बयाना जब्त कर लिया, उसने हमारी टोकन मनी जब्त कर ली। अब जो उसने एडवांस मनी फॉरफिट की सेलर ने, तो उस केस में सेलर के हाथ में एडवांस मनी का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जो बच्चे सामने बैठे हैं मे भी उनको ध्यान आ रहा होगा, मैंने कहा था कि अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4/14 से पहले फिर तो ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल गेन में, और अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/14 के बाद की है फिर ट्रीटमेंट करोगे अदर सोर्स में। जितनी एडवांस मनी होगी 100% एडवांस मनी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अब एक बार चेक करना, उसने फॉरफिट किया जी 10, 11, 18 को, तो भैया 1/4/14 के बाद ही है ना, तो जो भी एडवांस मनी होगी उसको मैं टैक्सेबल कहां पर कर रहा है, कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में, अदर सोर्स में, तो भैया आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था, अगर आपको डेट याद है तो आंसर आएगा, अगर डेट याद नहीं है तो आप एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें आंसर क्या करना है। तो 1/4/14 से पहले की एडवांस मनी कैपिटल गेन में जाती है, 1/4/14 के बाद की एडवांस मनी अदर सोर्स में जाती है, बस ये बात ध्यान देना। अगला पॉइंट देखो जी, अगला क्वेश्चन हमारा गिफ्ट टैक्स का है जी। चांदनी 14 साल की एज है चांदनी की, 70,000 एज कैश गिफ्ट ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने आप बोल देना जी, बर्थडे गिफ्ट मिला पेरेंट्स से, हाँ जी बर्थडे गिफ्ट मिला पेरेंट्स से, हाउ मच हर इनकम वुड बी लाइबल टू बी क्लबिंग इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, अपने आप बोल दो। अब पहले तो ये बताओ क्या ये गिफ्ट वैसे चांदनी के हाथ में टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, भैया पेरेंट्स से मिल रहा है, पेरेंट्स उसके रिलेटिव है, उसके हाथ में एग्जम्प्ट है, बट उसने ये नहीं बोला कि टैक्सेबिलिटी अराइज होगी नहीं होगी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया इनमें से कितनी वैल्यू पेरेंट्स के हाथ में क्लब करोगे, तो भैया क्लब तो हम सारे करेंगे, और जब क्लब सारी कर देंगे ना तो क्लब करने के बाद फिर वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रीजन बिंग क्योंकि पेरेंट्स से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। तो ध्यान रखना सर, यहाँ पे वैसे 70,000 देखो गिफ्ट मिला जो उसके बर्थडे पर मिला है, बच्चा कह रहा है सर बर्थडे वाला गिफ्ट तो टैक्सेबल होता है ना, सर बर्थडे वाला गिफ्ट टैक्सेबल होता है अगर वो नॉन रिलेटिव से मिले। याद करो मैंने गिफ्ट के लॉ में कहा था कि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट किसी भी ओकेजन पर मिलेगा ना हमेशा एग्जम्प्ट होता है। तो भैया पेरेंट्स मेरे रिलेटिव हैं, किसी भी ओकेजन पर मिले गिफ्ट एग्जम्प्ट है, बट ये बच्चा माइनर है, और आप सब जानते हो माइनर की सारी इनकम क्लब करनी पड़ती है पेरेंट्स में, तो माइनर की सारी इनकम क्लब करनी पड़ती है। तो ये 70,000 जो है ये स्किल वाली इनकम तो है नहीं, टैलेंट वाली इनकम तो है नहीं, तो ये किस में क्लब होगी, पेरेंट्स में क्लब होगी। तो उसने मुझसे यही पूछा है कि कितनी इनकम जो है वो आप क्लब करोगे, तो पूरा 70,000 जो होगा वो क्लब कर दोगे। एक बच्चा कहता है यार सर को बताओ ना कि 50,000 तो गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है तो 20,000 ही तो क्लब करेंगे। नालायक, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर 50,000 से ऊपर गिफ्ट होगा ना तो कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल होती है, एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती। तो अगर 70,000 है तो पूरा 70,000 ही क्लब होगा, कोई 20,000 रुपए की बात नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन फिर हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट का है जी। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तो पूरी 2 घंटे की रिवीजन क्लास में बना के डाल चुका हूं, उम्मीद करता हूं वो आपने देख ली होंगी।
इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भैया चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, बस ये बता दो। आपने बोल देना चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ में जितनी भी इनकम होती है वो सारी एग्जम्प्ट होती है, बस कंडीशन क्या है उस पैसे को उन्होंने ट्रस्ट में लगाया हो, और अगर ट्रस्ट के लिए मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज की है तो उस केस में उस पर कैपिटल गेन जो आएगा वो भी एग्जम्प्ट होगा ना। तो देखो उन्होंने वही बोला हुआ है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके पास वेकेंट लैंड है 8,40,000 की, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10,20,000 की है। तो कहना चाह रहे हैं हाउ मच विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम में कितना ऐड होगा। तो आंसर इज नील, कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सारी के सारी इनकम उनके हाथ में एग्जम्प्ट है, और अगर इनकम ही एग्जम्प्ट है तो हम एडिशन की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रस्ट का था। अब ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को मुश्किल लग रहे थे। हाँ मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है जिसने क्लासेस में सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, या उनके लिए मुश्किल है क्लासेस में सही ढंग से पढ़ा था बट उसके बाद रिवीजन सही ढंग से नहीं की थी ना, तो भी मुश्किल बन जाएंगे। बट आपको मैं क्लास के अंदर भी बोलता हूं, और अब तो मैं यूट्यूब फैमिली को भी बोलता हूं कि अगर बिना 3 रिवीजन के एग्जाम देने जाओगे तो आप ये मत कहना कि क्वेश्चन मुश्किल थे, आप ये बोलना सर गलती हमारी थी कि हम 3 बार रिवीजन नहीं करके गए, और 3 बार रिवीजन 3 बुक्स की नहीं, एक बुक्स की 3 बार रिवीजन। क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे कलाकार हैं सर, 10-10 बुक्स लेके बैठे हैं, 10-10 ऑथर की बुक्स लेके बैठे हैं और 10-10 बार को उसको पढ़ते हैं, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रीजन बिंग क्योंकि 10 बुक को अगर 10 अलग अलग पढ़ोगे तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो अगर एक बुक को आपने 3 बार पढ़ लिया उसके बाद एग्जाम देने जाओगे और 10 बुक को एक एक बार पढ़ोगे, गारंटी है एक बुक को 3 बार पढ़ने वाले के नंबर ज्यादा आएंगे। तो सिंपल सी बात है, 3 रिवीजन करनी है, चाहे वो किसी भी ऑथर की बुक लेके चलो, 3 रिवीजन करनी है। बिना 3 रिवीजन के एग्जाम देने जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे। ठीक है जी, लो जी अगले क्वेश्चन में आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन यहां हमारा है, देखो जी अगला क्वेश्चन नंबर 41। पलक एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी एक्वायर ए जनरेटर टू बी लेट आउट ऑन द हायर फॉर मैरिज एंड सोशल फंक्शन। He receive higher charges 8,50,000 and paid first day of every month. Salary to operator 35,000 by cash। भैया कैश में पेमेंट कर रहा है 10,000 से ऊपर, तो ये अलाउड है डिसअलाउड है? डिसअलाउड है, ये तो अलाउड ही नहीं होगी। और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, बैंक से उसने लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है 1,52,000। अपने बोल देना क्या ये खर्चा बिजनेस का है या नहीं है? यस बिजनेस का है। तो क्या ये खर्चा माइनस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल माइनस होगा। तो 8,50,000 पे इनकम है, उसमें से 1,52,000 खर्चा माइनस करूंगा तो इनकम कितनी आ गई? 6,98,000 पे। देखो उसने यही तो पूछा कि इनकम मेरी कितनी निकल के आएगी। एक बच्चा कहता सर प्लीज एक बार ये दोबारा बता दो कि जो ये 35,000 पे पर मंथ सैलरी है तो 35,000 मल्टीप्लाई 12, ये पूरे साल का जो भी खर्चा है ये आपने माइनस क्यों नहीं किया? सर माइनस सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा है। अगर यहाँ पे अकाउंट पे ही चेक होता, यहाँ पे ऑनलाइन होता, यहाँ पे अकाउंट पे ड्राफ्ट होता, तो मैं ये सारा खर्चा भी माइनस करता। क्योंकि आपने पीजीपी के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई खर्चा करते हैं और वो 10,000 से ज्यादा है, जब भी हम कोई खर्चा करते हैं और वो 10,000 से ज्यादा है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करोगे तब अलाउड होगा, नहीं तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो ये सैलरी है, खर्चा है, कैश में पे कर रहे हो इसलिए अलाउड नहीं है। और ये बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भैया ये तो बैंक को इंटरेस्ट जाके पे करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसको हम अलाउड कर देंगे, बैलेंस इनकम आपकी यहां पे निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये मेरी इनकम निकल के आ गई 6,98,000। ठीक है जी, आगे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा गिफ्ट टैक्स का है, इसका आंसर गलत दिया हुआ जी। इसका आंसर क्यों गलत दिया आपको बताऊंगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपके इंस्टीट्यूट ने ही बोला है कि ये चारों आंसर गलत है। रीजन बिंग आप मुझे खुद आंसर बताना सोच के। माइनर रवि रिसीव 60,000 बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से 60,000 पे गिफ्ट मिला, एग्जम्प्ट है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव में कवर होते हैं, दादा दादी रिलेटिव में कवर होते हैं, एग्जम्प्ट हो गया। देखो मैंने 60,000 क्रॉस किया हुआ है। फिर वो 10,000 पे नॉन रिलेटिव से मिला, भैया 10,000 पे नॉन रिलेटिव से है, चलो ये 10,000 मैंने अलग कर दिया। और फिर गोल्ड की चेन मिली, गोल्ड की चेन मिली, उसकी वैल्यू जो है ना 45,000 पे है। अब अपने बोल देना ये 10,000 पे मनी फॉर्म में है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म में, क्या इन दोनों को एग्रीगेट करके चेक करेंगे या अलग अलग चेक करेंगे? अलग अलग चेक करेंगे। आपको मैंने कहा था याद करो, मनी वाले मनी से एग्रीगेट होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी वाले मूवेबल प्रॉपर्टी से एग्रीगेट होंगे, मनी वाले मूवेबल प्रॉपर्टी से एग्रीगेट नहीं होंगे। तो भैया मनी 10,000 रुपए का है और 45,000 रुपए का मूवेबल है, इन दोनों को एग्रीगेट नहीं करेंगे। अब देखो 60,000 पे रिलेटिव से इसलिए एग्जम्प्ट हो गया, 10,000 पे ये मनी फॉर्म है 50,000 तक है इसलिए एग्जम्प्ट हो गया, और ये 45,000 पे मूवेबल प्रॉपर्टी है 50,000 तक है तो ये एग्जम्प्ट हो गया। तो ये तीनों एग्जम्प्ट होंगे। उसने मुझसे पूछा क्या है, टैक्सेबल बता दो आफ्टर एग्जम्पशन। तो भैया टैक्सेबल तो नहीं होगा, रीजन बिंग क्योंकि इसमें सिंगल गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं, आप चेक कर सकते हो।
और आप देखो इन्होंने आंसर पता नहीं क्या क्या दिए, 1,15,000, 1,13,500, 53,500, 52,000। एक भी आंसर इसमें सही नहीं है, सिंगल आंसर भी सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से कोई भी करके आते आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते। इंस्टीट्यूट ने खुद बोला है कि भैया ये चारों आंसर ही गलत है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो नील आंसर है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन नंबर 42 था। तो अब तक हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं जी, 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,50,000 and loss from horse races 60,000 for the previous year 18-19. He has brought forward discontinued business loss 1,10,000 रुपए के असेसमेंट ईयर 10-11 के हैं एंड रेगुलर बिजनेस के हैं 90,000 रुपए असेसमेंट ईयर 17-18 के हैं। उसकी टोटल इनकम निकाल दो सेट ऑफ लॉसेस के बाद। पहले तो ये बताओ, ये 5,50,000 रुपए बिजनेस के लॉस हैं, तो इतना बोल देना घोड़े वाले बिजनेस के लॉस। घोड़े वाले बिजनेस के लॉस घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से ही खत्म होते हैं। याद करो, हॉर्स रेस के लॉस हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होंगे और किससे खत्म नहीं होंगे। तो क्या ये इनकम हॉर्स रेस की है? नहीं। बट ये लॉस किसके हैं? हॉर्स रेस के। तो भैया ये तो खत्म नहीं हो पाएंगे, इसको यहां से काट दिया। फिर वो कहना चाह रहे हैं बिजनेस के लॉस 1,10,000 रुपए हैं, ये वाले लॉस इस 5,50,000 से खत्म हो सकते हैं, बट मैंने खत्म क्यों नहीं किए? क्योंकि ये लॉस हैं असेसमेंट ईयर 10-11 के। अब सोच के बोलना, अभी हमारा चल रहा है असेसमेंट ईयर 19-20 और आप सब जानते हो लॉस जो होते हैं वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर असेसमेंट ईयर 10-11 के लॉस हैं, उसके 8 साल काउंट करूंगा, वो 8 साल खत्म हो चुके हैं। इट मींस ये लॉस भी डेड लॉस हो चुके हैं, इसको मैं खत्म नहीं करूंगा। और जो ये वाले लॉस है 90,000 के, ये तो 17-18 के हैं, इसके भी 8 साल खत्म नहीं हुए, तो बस 90,000 ही माइनस करूंगा, बाकी ये दो लॉस माइनस नहीं करूंगा। और आपका नेट आंसर लॉस माइनस करने के बाद आएगा 4,60,000 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा बता दो ना प्लीज, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, आंसर में कुछ भी नहीं होगा और आंसर मुश्किल भी नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 5,50,000 की इनकम दी है, घोड़े वाले बिजनेस के लॉस हैं, इस लॉस को इस इनकम से खत्म नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, मैंने क्रॉस मार दिया। अब जो ये आगे दोनों लॉस दिए ना, ये दोनों लॉस बिजनेस की इनकम से खत्म हो सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक जो लॉस है वो 8 साल पहले का है, और अगर 8 साल से पहले का कोई लॉस है तो वो लॉस तो डेड हो गया होगा ना, क्योंकि लॉस मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उसके 8 साल खत्म हो चुके और दूसरे लॉस के भी 8 साल खत्म नहीं हुए, तो दूसरे वाला लॉस माइनस करूंगा, पहले वाला माइनस नहीं करूंगा। तो 90,000 माइनस करके 4,60,000 रुपए आपकी नेट इनकम आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस बताओ, ये क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है अब लग रहा है मैं क्वेश्चन तो आसान आते हैं सर, फिर हमारा एग्जाम में माइंड क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता क्योंकि ना तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, और दूसरा आगे पीछे वाले परेशान करते हैं, और तीसरा बिना बात के आप ये सोच के बैठ जाते हो कि पेपर मुश्किल आया है। क्योंकि अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन मुश्किल दिख गए तो पेपर मुश्किल बन गया। आप ये नहीं देखते कि भैया आसान क्वेश्चन भी आए होंगे, पहले आसान वाले पढ़ लूं, फिर मुश्किल वाले अपने आप आसान बन जाएंगे। रीजनिंग, क्योंकि अगर माइंड थोड़ा फ्रेश फील होगा ना, सब कुछ याद आएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन भी गलत है थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन में क्या है? कमल हैज एलिजिबल ब्रोड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 70,000 के। 16-17 के बिजनेस लॉस है 70,000 रुपए के। प्रीवियस ईयर 18-19 में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 3,10,000, बिजनेस के लॉस 90,000 है, और आपके अदर सोर्स के लॉस है 1,00,000 रुपए। और उसने रिटर्न जो फाइल की है ना, उसने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो वो कह रहे हैं कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बस ये बता दो। इतना बोल देना। एक सेक्शन आपने क्लास में 139.3 किया होगा रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है। इस सेक्शन के अंदर मैंने कहा था कि बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आपने रिटर्न सही टाइम पे फाइल लिखी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अदर सोर्स के लॉस तो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, और सैलरी में तो लॉस ही नहीं होते। अब सोच समझ के बोलना, इस साल की रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, तो इस साल के जो बिजनेस के लॉस होंगे और कैपिटल गेन के लॉस होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, हाउस प्रॉपर्टी के तो हो जाएंगे। और जो मेरे पिछले सालों के बिजनेस के लॉस हैं, क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, या वो तो हो जाएंगे? सर वो तो हो जाएंगे। रीजन मीन, क्योंकि उन सालों की रिटर्न सही टाइम पे फाइल की होगी, तभी तो वो आगे आए होंगे। नहीं यार मेरी बात समझ। सर क्लास के अंदर मैंने कहा था जिस साल की रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, उस साल के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने।
बट अगर कोई पिछले साल से लॉस कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं तो क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, या वो तो कर ही देंगे? वो तो कर ही देंगे, रीजन बिंग क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुए ही तब होंगे जब उन सालों की रिटर्न सही टाइम पर फाइल की होगी। तो अपने बोल देना ये 70,000 रुपए के लॉस हैं, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे क्योंकि इस साल की रिटर्न तो सही टाइम पर फाइल होगी। इस साल में ना तो आपके अदर सोर्स वाले होंगे, ना ही बिजनेस वाले होंगे, कैपिटल गेन के हो जाएंगे, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा कैरी फॉरवर्ड 70,000, ठीक है जी, एंड हाउस प्रॉपर्टी के लॉस ये आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर करेक्ट बनेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया सिंपल सी बात है, एक तो हमारे हाउस प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे और एक हमारे बिजनेस वाले लॉस होंगे वो आ जाएंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन फिर ये निकल के आ रहा है, राहुल एंड कंपनी, हाँ नहीं, राहुल एंड कंपनी पेड 1,10,000 टुवर्ड्स प्रिंटिंग ऑफ पैम्फलेट ऑफ ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कनेक्शन विद स्टेट असेंबली इलेक्शन, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज। अपने आप बोल दो जी। पीजीपी के चैप्टर में एक सेक्शन नंबर 37(2) याद आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में कोई भी एडवर्टीजमेंट करोगे, कोई भी प्रमोशन करोगे तो सारा का सारा खर्चा डिसलाउड होगा। याद करो मैंने एग्जांपल लिया था केजरीवाल साहब का, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनकी मैगजीन्स आती हैं, इन मैगजीन में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग करती हैं, तो उसके लिए जो भी पेमेंट करती होंगी 100% खर्चा डिसलाउड है। बट एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि सर क्या एडवर्टीजमेंट डिसलाउड है? मैंने कहा था नहीं, एडवर्टीजमेंट पर कोई भी खर्चा करोगे अलाउड है, बट अगर पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में खर्चा करोगे एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए वो डिसलाउड होगा। तो उसने मुझसे किसकी बात की है? पॉलिटिकल पार्टी की। तो जो 1,10,000 रुपए की पेमेंट की है पैम्फलेट के लिए, तो वो सारी क्या हो जाएगी? इन एडमिसेबल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इन एडमिसेबल का मतलब क्या होता है? डिसअलाउड। सर डिसअलाउड का मतलब क्या होता है नारायको? डिसअलाउड का मतलब होता है कि इतना खर्चा P&L में डेबिट नहीं करने देंगे, रीजन बिंग क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में खर्चा किया है और ये खर्चा डिसअलाउड है 37(2)B के अंदर, ठीक है री। आगे देखो री क्वेश्चन नंबर फिर 46। अगला क्वेश्चन है डिडक्शन का 80 QQB। वो ये कहना चाह रहे हैं लाल ऑथर ए टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल स्टूडेंट ऑफ मलेशिया, ही रिसीव रॉयल्टी of rupees 5 lakh, he incurred expenditure 20,000 for reference book, 60,000 for textbook or 1,000 for content. How much of is income is eligible for deduction under section QQB? अब अगर QQB अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो डिडक्शन की क्लास देख ली ना आपने, याद तो आ नहीं रहा होगा क्योंकि लिमिट तो आपने डेली बेस पे याद नहीं की, एक बार जाके फिर दोबारा देख लेना। 80 QQB की जो डिडक्शन है ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अब अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अपने बोल देना ये स्टूडेंट ऑफ मलेशिया है, तो भैया क्या ये आर है एनआर है? एनआर है, तो अगर एनआर होंगे उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आंसर बोल देना डिडक्शन कितनी मिलेगी? नील, क्योंकि भैया ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और ये एनआर की बात चल रही है, और अगर ये एनआर की बात है उस केस में बेनिफिट इनको मिलेगा ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा? नील आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा सेक्शन 80 QQB है। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है पीजीबीपी का, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। डी एन कंपनी पार्टनरशिप फर्म विच फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम बाय ऑप्टिंग सेक्शन 44AD फॉर असेसमेंट ईयर 17-18, it filed its return income as per regular provision by getting the books of accounts audited under section 44AB for the assessment year 18-19 with profit 70,000. For the assessment year 19-20 its income 44AD 4,80,000 and its income as per regular provisions 6,30,000. What would be the income chargeable is to tax for the assessment year 19-20? अपने आप बोल देना जी। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया 44AD में इनकम 4,80,000 है, रेगुलर इनकम आ रही है 6,30,000। अब बच्चा कह रहा है सर इनकम कितनी बनाएंगे? बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे ये सोच रहे होंगे सर इनकम तो 44AD का अगर ऑप्शन लिया है तो इनकम कितनी बनेगी? 4,80,000 बनेगी। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि 480 बनेगी, बट ये 480 इनकम ना तब बनती अगर यहां पे ये लाइन ना लिखी होती कि भैया उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं और ऑडिट कराया। सोच समझ के बोला, मैंने पहले भी कहा था कि जो सेक्शन 44AD में कवर होंगे उन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। जो सेक्शन 44AD का ऑप्शन लेंगे उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर वो ऑडिट करवा रहे हैं, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उनकी इनकम जो होगी वो रेगुलर इनकम के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात ही नहीं होगी। कमाल की बात देखो, एग्जामिनर ने इतना कंफ्यूज कर दिया और गारंटी दे रहा हूं बच्चा यहां पे आंसर पता क्या करके आया था? आंसर 4,80,000 करके आया था।
रीजन बिंग उसने बोल दिया 44 एडी ऑप्ट की है, बच्चे ने बोला 4,80,000 इनकम आ गई, बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया वो ऑडिट भी करवा रहा है। और भैया 44 एडी वालों को तो आप सब जानते हो ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अगर वो ऑडिट करा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, इट मींस जो उसकी इनकम फिर रेगुलर इनकम होगी ना, वही इनकम पे वो टैक्स पे करेगा, फिर 44 एडी की इनकम में टैक्स पे नहीं करेगा। तो उस केस में यहाँ पे इनकम जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, इनकम आएगी 6,30,000 पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारी इनकम निकल के आएगी। देखो इस तरह से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, बट सारे नहीं, कुछ तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट इतने क्वेश्चन बनने जरूरी भी हैं, क्योंकि अगर सारे ही सिंपल सिंपल बनेंगे फिर तो सारे बच्चे 100 में 100 ले आएंगे ना। तो मेनली जो ये ध्यान ना, ये वाले क्वेश्चन बनते ही इसलिए हैं कि बच्चा सिलेक्ट हो जाए कि जो तैयारी करके आया वो सोल्व करेगा, जो नहीं करके आया वो गलत करके आएगा। तो एक बात ध्यान देना, 44 एडी का ऑप्शन में 44 एडी वाली ही इनकम लेंगे, बट अगर ऑडिट करवा लिया या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, उस केस में जो इनकम बनेगी वो कौन सी बनेगी, रेगुलर इनकम वाली इनकम बनेगी। ठीक है जी, आगे देखो जी, एएमटी के अंदर आपने बोल दो, एएमटी के अंदर इंडिविजुअल पर एएमटी कब लगता है, अगर उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी होती है, 20 लाख से ऊपर। देखो ये आंसर आ गया, बताओ, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ था ना। तो मैट और एएमटी वाला क्वेश्चन आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जी, मैंने आप स्टूडेंट दरबार के अंदर डाला है, उम्मीद करता हूं आपने सारा देख लिया होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम दी है 2,10,000 रुपए, डिडक्शन देने के बाद अब वो कह रहे हैं इस पे टैक्स निकाल दो भाई, टैक्स कितना आएगा इंक्लूडिंग सेस, अपने आप बोल दो जी। पहले तो मुझे एक बात सोच के बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स रेट क्या लगता है, जल्दी बताओ जी, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स रेट क्या लगता है। मैं पूरा 30 सेकंड आपका इंतजार करूंगा, देखता हूं किन किन बच्चों को याद है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स रेट क्या लगता है, जल्दी बताओ जी फटाफट से। कई नालायक बच्चे कह रहे हैं सर 30% लगता है हमारे ख्याल से, कई स्लैब रेट की बातें कर रहे हैं। नालायको कितना क्या रेट लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, याद करो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अगर इनकम 10,000 तक होगी, अगर इनकम 10,000 तक होगी तो 10%, अगर इनकम 10,000 से ज्यादा है 20,000 तक है तो फिर 20%, और अगर इनकम आपकी 20,000 से भी ज्यादा होगी ना फिर आपका 30% लगेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो मुझे इतना बोल देना, 10,000 तक 10% है, 10,000 से ज्यादा 20,000 तक 20% है, और 20,000 से ऊपर 30% है। बस ये बात ध्यान दो। अब मुझे अपने आप सोच समझ के बोल देना जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 2,10,000 रुपए है, तो क्या ये इनकम एग्जम्प्ट कर दूं, नहीं, इस पे टैक्स लगेगा। अब देखो यहां पे इनकम 20,000 से कितनी ज्यादा है, क्योंकि जितनी इनकम 20,000 से ऊपर होगी उसका 30% लगाना है। 20,000 से कितनी ज्यादा है 190, तो 190 का 30% ये आ गया। ठीक है जी, अब मेरे हाथ में 20,000 है, 10,000 से ऊपर कितनी है 10,000, उसका 20% आ गया, और बैलेंस कितने मेरे 10,000, उसका 10% आ गया, तो ये 60,000 पे टैक्स आएगा, प्लस में 4% सेस, तो 62,400 रुपए, ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या। तो भैया सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि 2,10,000 रुपए जो इनकम है, उस 2,10,000 रुपए के ऊपर पहली बात तो स्लैब रेट नहीं लगना, डायरेक्टली 30% नहीं लगना, इसके दूसरे स्लैब रेट है उसको फॉलो करके हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 10,000 तक 10% है, 10,000 से ज्यादा 20,000 तक 20% है, और 20,000 से एक्सेस इनकम जितनी होगी उसका 30% होगा, उसके बेस पे टैक्स निकालोगे, प्लस में 4% सेस ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में ये क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया भी था। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बेसिक कॉन्सेप्ट का बिल्कुल सिंपल सारी। पीक्यू लिमिटेड इज ए डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी टर्नओवर असेसमेंट ईयर 18-19 में 45 करोड़ है, 19-20 में 80 करोड़ है, और उसकी यहां पे 17-18 आएगा मेरे ख्याल से, 17-18 कर लो जी, यहाँ पे 17-18 में 45 करोड़, और 18-19 में 80 करोड़, और टर्नओवर जो है उसकी प्रीवियस ईयर 19-20 में 110 करोड़ है। अब अपने आप बोल देना जी कितना टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा। आप सब जानते हो 400 करोड़ तक अगर टर्नओवर होगी 17-18 की, अगर 400, इट मीन ध्यान रखना जी, प्रीवियस ईयर जो आपका 17-18 है उसमें अगर 400 करोड़ तक आपकी टर्नओवर होगी तो रेट ऑफ टैक्स लगेगा 25%। अब अपने आप बोल देना, यहाँ पे टर्नओवर तो भैया सारे सालों की 400 करोड़ से कम ही है, तो रेट क्या लगेगा 25%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन में है क्या, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। अगर 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होती 17-18 की तो फिर 30% लग जाता। अब यहाँ पे टर्नओवर 17-18 की कितनी है, ये हमारा 17-18 मान लो, इसकी है 45 करोड़, तो भैया 45 करोड़ तो भैया 400 करोड़ से काफी कम होगा ना, तो रेट क्या लगेगा 25% लग जाएगा। अगला क्वेश्चन और आसान आ गया, हे भगवान इतने आसान क्वेश्चन कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। मैट क्रेडिट कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, मेरे ख्याल से 1 साल।
हाँ नहीं, मैट क्रेडिट कितने साल, 1 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 15 साल, 15 साल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 15 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52 देखो जी, ये आंसर गलत है, इसके दो आंसर सही हैं, दो आंसर। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट है, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स। अब अगर कोई एनआर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहा है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? आपको मैंने पहले भी कहा था 10% भी लगता है और 20% भी लगता है। अब देखो दो रेट लगते हैं ना, तो भैया 10 भी लगता है, 20 भी लगता है। अब उन्होंने दोनों रेट दिए हैं, अब दोनों ही सही हैं, तो भैया मैं 10 और 20 में से कोई भी करके आता, मुझे इसका नंबर मिल जाता। ठीक है ना, तो याद करो 10%, 112 कैपिटल है, 10% भी है, 112 में 20% भी है, तो उस केस में दोनों रेट एप्लीकेबल है। उसने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं ना भैया इस केस में किस सेक्शन में इतना है, तो अगर पर्टिकुलर सेक्शन की बात करता उसके बेस पे देख के आता, तो इसके दोनों ही जो रेट हैं वो एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आगे देखो जी, अगला है कायल एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, रिपोर्टेड टर्नओवर 210 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18, 190 लाख है 18-19 में, और ब्रोकरेज पे कर रहा है 40,000 रुपए की। तो आपको ये बताना है कि भैया टीडीएस कितना कटेगा। याद करो जी, ब्रोकरेज पर टीडीएस का रेट कितना है, 5% रेट है, तो भैया 40,000 रुपए का अगर ब्रोकरेज है उसका 5 कितना आएगा, 2,000 रुपए का टीडीएस कटेगा। ये आंसर इसका है। अब जो टीडीएस के रेट अगर आपने याद किए होंगे, उसमें याद करो ब्रोकरेज और कमीशन वाले केस में 5% टीडीएस कटता है, तो भैया 40,000 रुपए है, उसका 5 कितना आएगा, 2,000 रुपए, ये टीडीएस कटेगा। ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लो। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे की है और उस पर्सन ने पैन कार्ड नहीं दिया या पैन कार्ड गलत दिया, तो याद करो एक सेक्शन आपने क्या होगा, सेक्शन 206AA, ये अगर पैन कार्ड नहीं दिया, पैन कार्ड इनवैलिड दिया, पैन कार्ड गलत दिया, तो टीडीएस काटने वाला नॉर्मल रेट से टीडीएस काटेगा या हायर से काटेगा, हायर से। और हायर रेट कितना होगा, 20%। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि उसने पैन कार्ड जो है वो फर्निश नहीं किया, तो अगर पैन कार्ड फर्निश नहीं किया तो सेक्शन 206AA 20% से टीडीएस कटेगा। तो भैया यहां पे अगर 5,000 रुपए पर मीटिंग है, तो अगर 5,000 पर मीटिंग है तो 7 मीटिंग कितने हो गए, 35,000 रुपए हो गए ना, क्योंकि 5,000 पर मीटिंग है, 7 मीटिंग अटेंड की है, 35,000 रुपए, उसका 20% 7,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। ये बात ध्यान दो। तो वैसे रेट तो 10% है, वैसे रेट 10% है, बट पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे उस केस में 20% है, तो भैया 35,000 का 20 कितना आ गया, 7,000 का टीडीएस कट जाएगा। ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन नंबर 55, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कोटिंग ऑफ पैन नंबर इज मैंडेटरी, मतलब इनमें से किस ट्रांजैक्शन में पैन नंबर मैंडेटरी है। याद करो एक सेक्शन नंबर 139AA, कहां कहां पर पैन कार्ड देना जरूरी है, तो फटाफट से चेक करो। होटल की पेमेंट कर रहे हैं 22,000 रुपए सिंगल डे, क्या पैन कार्ड देना जरूरी है, आंसर इज नो। अगर प्रॉपर्टी परचेज के 3 लाख की, पैन कार्ड देना जरूरी है, आंसर इज नो। LIC प्रीमियम 25,000 रुपए का है, नो। अगर कैश डिपॉजिट करवा रहे हो 55,000 रुपए का एक डे में, तो क्या पैन कार्ड देना जरूरी है, नहीं है, आंसर इज यस, यहां पे पैन कार्ड देना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप चेक करो सर, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट आपको ना इसलिए मुश्किल लग रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स का सिलेबस बहुत वाइड है। और जो बच्चे डेली बेस पे स्टार्टिंग से लेके अभी तक आ रहे हैं, जिन्होंने सिंगल सेशन भी मिस नहीं किया, इतनी मेरी गारंटी है सर, अगर पहले कॉन्फिडेंस 50% था ना, तो अब 70% होगा। अगर पहले 20% था तो भैया 40 से 50% होगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ होगा। और अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अभी स्टूडेंट दरबार और भी चलते रहेंगे, ये सारे देखते रहोगे ना, एग्जाम से पहले तक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन ये लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं स्टूडेंट दरबार के अंदर देखा हुआ है। बट उसके लिए स्टूडेंट दरबार अटेंड भी करने पड़ेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि डेली आया करो, चाहे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कई बच्चे ना घबरा रहते हैं कि यार समझ में तो आ नहीं रहा, क्या अटेंड करें। उन्हें ये नहीं पता कि अभी नहीं आ रहा ना, बट अगर करोगे ही नहीं अटेंड, फिर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, फिर क्या करोगे। तो भैया जितना भी समझ में आ रहा है, जितना भी दिमाग के अंदर जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब दोबारा से रिवीजन करोगे तो ये सारी बातें आपको याद आएंगी। हाँ सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, वो ये वाला पॉइंट था, देखो मुझे याद आ गया। बट अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अटेंड नहीं करोगे, तो भैया फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आपको यही नहीं पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट इस सेक्शन में क्वेश्चन कैसे बना सकता है। और मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, लो जी आ गया जी फटाफट से। अब आगे देखो, सेक्शन 234F की पेनल्टी याद करो रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। अब वो कहना चाह रहे हैं काया लफ्जी ही
नाम कितना खतरनाक है यार। काया लवजीही एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली सैलरी इनकम है, फाइल हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 ऑन 10th सितंबर 19, रिटर्न लेट फाइल की है। हर टोटल इनकम 4,10,000, मतलब टोटल इनकम 4,10,000 रुपए। आपने बोल देना, आपको मैंने पहले भी कहा था अगर टोटल इनकम 5 लाख तक होगी उस केस में रिटर्न कभी भी फाइल कर दो 31 मार्च से पहले, पेनल्टी कितनी लगेगी 1,000 रुपए तक। और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होगी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करोगे 5,000, 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करोगे 10,000। ये सारी बातें हमने 234F में की थी, एक बार जाके डायग्राम देख लेना रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर का। तो देखो इनकम कितनी है 5 लाख तक है, तो यार रिटर्न फाइल की है लेट, तो उस केस में फीस जो देनी पड़ेगी ना इसके अंदर वो कितनी देनी पड़ेगी 1,000 तक की फीस देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे देखो। श्रीकांत फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ऑन 5th June 20, डिक्लेयरिंग टोटल इनकम 7,40,000। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट विच नोटिस अंडर 143(2)। ये तो क्वेश्चन कितनी बार आ गया जी। 143(2) का नोटिस जो होता है वो याद करो जब ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर सर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो असेसमेंट ईयर क्या है 2021, तो भैया 21 से 6 महीने काउंट कर लो, 31 5 से 6 महीने 30 सितंबर 21, तो ये देखो ये आपकी लास्ट डेट आ गई। और एक क्वेश्चन आप चेक करो एग्जाम्स में कितनी बार बन चुका है, कितनी बार रिपीट हो चुका है, और कितनी बार रिपीट होने के बाद मैंने कहा था ध्यान रखना सितंबर जहां पे दिया होगा ना वो सितंबर वाला आंसर होगा। रीजन बिंग क्योंकि साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। एक बच्चा कहता पहले ये तो ये नोटिस है किसका, नालायको ये नोटिस किसका है असेसमेंट का है। याद करो असेसमेंट 4 तरह की होती है 143(3), 144, 147, 153A, 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट। अब अगर स्क्रूटनी असेसमेंट होगी उसका नोटिस 143(2) में जाएगा ना, ये उसकी टाइम लिमिट है। ठीक है ना, तो टाइम लिमिट 6 महीने की है, मार्च से लेके 6 महीने आपका यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए जी। अगला क्वेश्चन है सेटलमेंट कमीशन। याद करो सेटलमेंट कमीशन अगर घर में रेड पड़ गई तो उस केस में सेटलमेंट कमीशन वाला जो होगा केस वो कब एप्लीकेबल होगा, अगर जो आपका इनकम डिस्क्लोज की है वो आपकी 50 लाख से ऊपर है। आपको मैंने पहले भी कहा था नॉर्मल केस में लिमिट 10 लाख होती है, रेड वाले केस में लिमिट 50 लाख होती है। तो देखो उसने सर्च की बात की ना, तो रेड वाले केस में पहले सर्च होती है, उस केस में लिमिट कितनी है 50 लाख, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए था, न्यू सिलेबस के लिए क्वेश्चन नहीं था। आगे देखो री, A notice under section 142(1) was issued to Ashok Ghosh of filing of return for the assessment year 1920. When he filed the return within the time specified the notice, the amount of penalty liable would be। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नोटिस है 142(1) का। अब याद करो जो 142(1) का नोटिस है, आपको मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 142(1) में नोटिस देकर आपको वार्निंग देते हैं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, इतने टाइम के अंदर रिटर्न फाइल कर दो। और अगर उस नोटिस का सही टाइम पे रिप्लाई नहीं करते तो गवर्नमेंट 10,000 रुपए तक की पेनल्टी चार्ज कर सकती है। ये पॉइंट हमने रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में किया था। तो उसने वही बोला देखो रिटर्न मंगाई है, आप उसमें फेल हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं की उसके बेस पे, तो पेनल्टी कितनी लगेगी 10,000 की। ये देखो लिमिट्स आ गई ना, और जो मैंने लिमिट्स वाले बना के दिए टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने डाले हैं, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है उस पर ऐड हो जाओ। मैं बहुत नई नई चीजें टेलीग्राम चैनल पे डालने जा रहा हूँ। ठीक है रे, और आपके मैं इतनी सहूलियत कर दूंगा ना आपको ये लगेगा कि यार सर ने तो वाकई कमाल कर दिया कि अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बट वो मैं डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे कई बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या चीज कहां पे है। पर टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें वहीं पे रहती हैं, इजिली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जितना भी आपका कंप्लीट मटेरियल है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा अपने। ठीक है, और लिंक सबके पास है, नहीं तो सीए विवेक गाबा टैक्स लव अगर सर्च करोगे ऑफिशियल, उसमें मेरे ख्याल से 300 के राउंड जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, तो उसके अंदर आपको ऐड होना पड़ेगा। ठीक है नी, आगे देखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, गणेश ट्रेडर रिपोर्टेड है टर्नओवर है 250 लाख और उसने ऑडिट नहीं किया जी, ऑडिट नहीं करवाया, तो बताओ पेनल्टी कितनी लगेगी। वैसे पेनल्टी 1.5 लाख रुपए है, बट मैंने कहा था 1.5 लाख रुपए जितनी टर्नओवर होगी उसका 0.5% भी एवर इज लेस। ठीक है नी, तो देखो टर्नओवर कितनी है 250 लाख, उसका 0.5 कितना आ गया 1,25,000 और 1.5 लाख लेस क्या बनेगा, तो भैया 125 बनेगा। अगर वो टर्नओवर ना देता, वो नॉर्मल बोल देता कि मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगेगी, तो आंसर कितना आता फिर 1.5 लाख आता। तो 1.5 लाख भी है बट 1.5 लाख मैक्सिमम है, बट अगर टर्नओवर दी है उसका 0.5 और 1.5 लाख विच एवर इज लेस जो होगा ये हमारी पेनल्टी आ जाएगी।
तो यहाँ पे ना 1.5 लाख मत करके आना, अगर टर्नओवर ना होती फिर 1.5 लाख आता, बट टर्नओवर दे दी है, उसका 0.5 निकालोगे, 1.5 लाख से कंपेयर करोगे, जो भी लेस आएगा उतने की पेनल्टी आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 125। अगला क्वेश्चन यहां से काट देना जी। अब ये दोनों पॉइंट जो है ना डिलीट हो चुके हैं आपके लो में, तो इसलिए मैंने हटा दी यहां से। आगे जी, हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। पहले तो बताओ 80 GG है किसका। याद करो मैंने कहा था जो लोग एम्प्लॉय नहीं होते बट जो लोग रेंट पे करते हैं, एम्प्लॉय नहीं है बट जो लोग रेंट पे कर रहे हैं, उसको बेनिफिट क्या मिलता है 80 GG का। तो वो किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो किसी भी कैटेगरी के हो, 80 GG उनको मिल जाता है। ठीक है जी, तो उन्होंने यही बोला 80 GG किसको मिलता है, ओनली इंडिविजुअल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 ओल्ड सिलेबस का, 65 भी ओल्ड का, 66 भी ओल्ड का, 7 भी ओल्ड का, और 8 9 70 ये दोनों के हैं। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे 3-4 क्वेश्चन आराम से रेस्ट कर ले, लंबा गहरा सांस लें, सांस को ऊपर करें लंबा, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड रोक लें, फिर लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ें। बच्चा कह रहा है ऐसा करो आप योगा करानी ही स्टार्ट कर दो, नालायक को आपकी अच्छी बात, आपके लिए अच्छी बात कर रहा हूं। हाँ जी, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देंगे, न्यू सिलेबस वाले बच्चे अपनी योगा पे ध्यान दें। लो जी, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। याद करो एक चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग का है। अब कई बच्चों को ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में दिक्कत आ रही है, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो मैंने सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार डाले हैं उसमें इंटरनेशनल टैक्स जब मैंने रिवीजन करवाई थी ना, तो वो रिवीजन देख लेना, टीपी और डीटी डबल आपका वहीं पे रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार चेक करो जी, ट्रांसफर प्राइसिंग को इसमें से कौन सी पावर नहीं है, तो भैया एविडेंस मंगाने की पावर है, ऑर्डर अमेंड करने की पावर है, सर्वे करने की पावर है, सर्च करने की पावर नहीं है। तो ये पावर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट याद करो सेक्शन नंबर 92 सीसी और 92 सीडी कितने साल के लिए एंटर करते हैं, 5 साल। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ए रेजिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद नॉन रेजिडेंट हु कैन फाइल 35D एडवांस रूलिंग कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन। आपको मैंने पहले भी कहा था जब हम एडवांस रूलिंग के पास जाते हैं उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसने वही बोला है कि आपने एप्लीकेशन डाल दी है, कितने दिन में विड्रॉ कर सकते हो, 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला देखो जी, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ अजय कंप्लीटेड डिटरमाइन द इनकम 8,40,000, रिटर्न इनकम 540 है। बताओ जी आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी सीआईटी अपील में जाने से पहले। ये दोनों के लिए सीआईटी अपील के लिए आने के पहले फीस कितनी देनी पड़ेगी, 1,000 रुपए की फीस होती है। बात ध्यान दो, अगर आपको सीआईटी में अपील करनी है तो 1000 की फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। और एक बात और ध्यान दो, आपको मैंने बताया था कि अपील में जाने की ना एक लिमिट होती है, इससे ऊपर अगर इनकम होगी, इससे ऊपर का केस होगा तब अपील में जाओगे। याद करो सीआईटी वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, आईटीटी 50 लाख 1 करोड़, याद आ रहा है कुछ, जो इससे लास्ट सेशन में हमने की थी लिमिट, वो थी इतनी इनकम होगी तो इनके पास अपील करोगे। अब अगर मान लो उतनी इनकम है, अपील करनी है, अपील की फीस कितनी होगी, तो सीआईटी में जाने की फीस जो है वो कितनी है जी, 1,000 रुपए की फीस है। अगला क्वेश्चन देखो जी, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ कुबेर वाज कंप्लीटेड 15 दिसंबर 18 फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 और उसके अंदर एक एरर मिला। तो बताओ जी उस एरर को कब तक सही कर सकते हो। अपने आप बोल दो एरर को कब तक सही कर सकते हो, 4 साल के अंदर। तो अपने आप बोल देना 4 साल। अब यहां से काउंट कर लो, असेसमेंट ईयर 16-17 और कंप्लीट कब की है, 15 दिसंबर 18 को, 15 दिसंबर 18 को कंप्लीट की है ना। तो ये मेरा साल बन गया 15 दिसंबर 18 मतलब 17-18, 15 दिसंबर 18 मतलब 17-18 बन गया ना। तो 17-18 बन गया, 18-19 बन गया। 15 दिसंबर 18, 1 अप्रैल 18 से लेके 18-19 बन गया ना, 18-19 बन गया, 18-19। 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 इसके बीच में आ रहा है ना, तो 18-19 बन गया। अब यहां से आप 4 साल काउंट कर लो, तो ये आ गया 31 मार्च 23। यहां तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। याद करो मैंने कहा था ना कि अगर ऑर्डर में कोई गलती हो जाए 4 साल में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, तो ऑर्डर जहां पे कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से आप 4 साल काउंट करोगे, 31 मार्च 23 तक यहां तक रेक्टिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, लो जी लास्ट क्वेश्चन आ जाओ जी फटाफट से। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेंथिल एम्प्लॉयड इन नेशनलाइज बैंक इंकर्ड 60,000 मेडिकल
एक्सपेंडिचर फॉर हिज पेरेंट्स हु इज अ सीनियर सिटीजन, आपने आप बोल दो 60,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए किया है अपने पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 60,000 या 50,000? लिमिट कितनी है 50,000, डिडक्शन कितनी मिलेगी 50,000, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और अगर वो अपने ही लेकर आता, खुद के लिए लिमिट होती 25,000 रुपए की, पेरेंट सीनियर सिटीजन है उसके लिए लिमिट कितनी होगी 50,000 रुपए की, तो पेमेंट 60,000 रुपए की है, डिडक्शन जो मिलेगी ना वो 50,000 रुपए की मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन हमारे अब जाके पूरे जो है ना अब जाके हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेट 35 से 40 मिनट ही लगे हैं, हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगे। ठीक है जी। अगर आपको लगा हो स्पीड थोड़ी फास्ट है, लगा भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ी स्पीड फास्ट लेके चला हूं कि इतने सारे पेपर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर फास्ट लग रही है तो वीडियो अपलोड होने के बाद स्पीड थोड़ी कम का भी ऑप्शन आता है, स्पीड थोड़ी कम करके सुन सकते हो। अगर स्लो लग रही है फास्ट करके सुन लो, जहां जहां डाउट है वो क्वेश्चन दोबारा सुन लो, फिर भी डाउट है एक बार फिर सुनो, फिर भी सोल्व नहीं हो रहा तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दो, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगले सेशन में जीएसटी कंप्लीट करके इस पेपर को हम कंप्लीट करेंगे, और देन इतने सालों के जो पेपर थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवाइज आंसर, और मेरी कमिटमेंट भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, फाइनली मेरी कमिटमेंट पूरी होने की तारीख आ गई है कि ठीक है, मुझे डर था कि कहीं मेरी कमिटमेंट झूठी ना हो जाए, बट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इस कमिटमेंट को पूरी करने के लिए। कई बार मन करता था कि आज ना जाऊं, आज थोड़ा रेस्ट कर लूं, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दे दूं, बट मेरे को लगता था नहीं विवेक, कि अब तूने कमिटमेंट किया कि तुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं, चाहे बच्चा आए ना आए, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा। तो बस इस चक्कर में मुझे डेली आता हूं कि हाँ भाई मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है, क्योंकि मुझे अगर 10 बच्चे भी यहां पे बैठ के देख रहे हैं तो 10 बच्चों का तो भला होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे फिर मुझसे पूछ लेना जी। ठीक है जी, बाकी न्यू सिलेबस वाले बच्चे, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, सारे एमसीक्यूज मैं ऑलमोस्ट करवा रहा हूं जी। 20 सेट में डाल चुका हूं, कस्टम का भी एक सेट और डालूंगा। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे उनमें कस्टम के 50-60 क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, उन्हीं 50-60 में से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे और वो सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है जी, बाकी सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे आएगा, कोई एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे वहां नहीं डालूंगा मैं, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। अब मेरी कमिटमेंट पूरा होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का शेड्यूल क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो। बोथ ग्रुप की तैयारी करनी है बोथ की तैयारी करो, सिंगल की तैयारी सिंगल की तैयारी करो, और सफलता के रहस्य वाली सीरीज जरूर देखो, डे बाय डे उसके बच्चे भी कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो सीरीज मुझे स्टार्ट शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को भी फायदा नहीं हो रहा तो मैंने तो आपके लिए ही स्टार्ट की थी। ठीक है ना, क्योंकि सर मैं तो नॉर्मली बुक्स पढ़ते रहता हूँ, भगवान से कोशिश करता हूँ कि मैं सही रहूं, बट मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली का हर बच्चा सही रहे, और अगर वही बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो मेरे को फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ठीक है, तो उसको जरूर सपोर्ट करना, आपके लिए ही डेली सब कुछ मैं लेके आता हूं, और सबसे बड़ी फैमिली बनाने में सपोर्ट करना। जितने बच्चे सीएस फैमिली के इंडिया में हैं सबके साथ शेयर किया करो कि एक हमारा चैनल है, पूरी फैमिली मिलकर काम करती है, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।